ओके सो हाय एवरीवन। तो क्या कनाडा में फ्री में पढ़ा जा सकता है? आंसर इज़ यस। इस वीडियो में हम वो सारा पाथवे डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड अपॉन अ कॉन्वर्जेशन दैट आई हैड विद वर्लीन। वो कॉन्वर्जेशन इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, ऑन गूगल पॉडकास्ट और भी चैनल में इवेंचुअली अवेलेबल होएगी, और यूट्यूब पे भी जो अलग से चैनल है SRN अकेडमी, वहाँ पे भी आपको वो पॉडकास्ट मिल जाएगा। तो अगर आप एक शॉर्ट आंसर चाहते हो कि कैसे पढ़ा जा सकता है कनाडा में फ्री में, तो आंसर इज रिसर्च बेस्ड मास्टर्स। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। सो एज आई वॉज अबाउट टू डिस्कस कि आज हम एक प्रॉपर पाथवे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, शुरू से क्लास 12th से लेके यहाँ तक कि आप फाइनली यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आ गए हो। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ, ये पाथवे सभी के लिए नहीं है। आपको थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ये चीज़ें चाहिए। बट वन थिंग आई कैन से कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप शुरू से लेके क्लास 12 से लेके यहाँ पे मास्टर्स तक और पोटेंशियली आगे PhD तक भी आप अपनी सारी एजुकेशन मतलब ऑलमोस्ट फ्री में कर लोगे, बिना कोई लोन लिए फॉर श्योर, बिना कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन अपने पेरेंट्स पे डाले। बट ये है कि आपको काफ़ी हद तक एकेडमिकली ओरिएंटेड होना पड़ेगा शुरू से लेके। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 12th में हो तो आपके अगर 85 to 90% आए हैं या इतनी एक परसेंटेज आपकी आ गई है कि आपको अपने फील्ड में, अपनी क्लास 11th-12th में आपने जो भी पढ़ा उन्हीं सब्जेक्ट्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रही है। उनकी कट ऑफ आमतौर पे 85-90% इतने के आसपास होती है। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गई, उसका फ़ायदा ये है कि जैसा मैंने कहा शुरू में ही आपके पैसे नहीं लग रहे। कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल आपने नॉन मेडिकल या मेडिकल ली है तो आप BSc कर रहे हो, तो दो तरह की आपको डिग्रीज की ऑप्शन मिलेगी। पहली होएगी ऑनर्स जो 4 साल की है, या नॉर्मल जो 3 साल की है। अगर आपको ऑनर्स में एडमिशन मिलती है और आप में पेशेंस है 4 साल की, आराम से, आपको कोई जल्दी नहीं है कनाडा आने की, तो गो फॉर इट। उसके कुछ फायदे हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए आगे एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि 4 साल की डिग्री तो हर जगह ही मास्टर्स के लिए एक्सेप्टेबल है। और अगर आपको 3 साल की डिग्री मिल रही है तो आपको एक चीज़ का तो ध्यान रखना पड़ेगा, मेक श्योर कि आप जिस कॉलेज में वो 3 साल की डिग्री कर रहे हो वो NAAC एक्रेडिटेड है। काफ़ी हद तक जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो इसी एक्रेडिटेशन में फॉल करते हैं, लेकिन प्लीज़ डबल चेक। इसका फ़ायदा ये है कि 3 साल की डिग्री भी काफ़ी हद तक मास्टर्स के लिए एक्सेप्टेड होगी, जैसा कि वर्लीन के केस में हुआ था। अगेन आई विल हाईली सजेस्ट टू वॉच और लिसन टू दैट कंप्लीट पॉडकास्ट। आप कोई भी बैचलर्स कर रहे होगे, आपके पैसे इतने नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस जो है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे बजट में होती है, मतलब बेर मिनिमम फीस होती है। बस मेक श्योर कि चाहे आप 3 साल की कर रहे हो, चाहे आप 4 साल की कर रहे हो, अगर आपके प्रोग्राम में रिसर्च बेस्ड कंपोनेंट्स नहीं है तो आप खुद से कोई रिसर्च कर लो, कोई प्रोफेसर के साथ मिलकर कोई थीसिस पब्लिश कर लो। अगर बाय चांस उसके लिए काफ़ी लेट हो गया है, आप ऑलरेडी 2nd-3rd ईयर में हो, कोई आप छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट ही कर लो जिसमें रिसर्च कंपोनेंट्स हों। और इनफैक्ट अगर आप पहले से ही प्लान कर रहे हो कनाडा के बारे में, तो अभी से देखना शुरू कर दो कि कौन कौन से प्रोफेसर्स आपके आपके चॉइस के प्रोग्राम्स में वो प्रोफेसर्स हैं और वो किन किन फील्ड्स में रिसर्च कर रहे हैं। उसी फील्ड में कोई प्रोजेक्ट कर लो, कोई रिसर्च करके रख लो। अगर पूरा थीसिस पब्लिश नहीं भी होगा, कोई एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें रिसर्च कंपोनेंट होगा, वो भी आप कम से कम हाईलाइट तो कर सकते हो इंटरव्यू में। तो आपकी डिग्री हो गई या फाइनल सेमेस्टर तक आप पहुंच गए हो, अभी से अप्लाई करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप जिस भी साल में जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सितंबर 2022 में जाना चाहते हो, तो आपको सितंबर 2021 से ही एप्लीकेशन शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम लगता है पूरे प्रोसेस में। जब आप सुपरवाइजर से बात करोगे, वो इंटरव्यू प्रोसेस, ईमेल प्रोसेस, सारा कुछ करते करते आपको 6 महीने तो हो सकता है प्रोसेस में ही लग जाए। तो पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि प्रोफेसर्स को अप्रोच कैसे करना है। तो जैसा कि वर्लीन के एक्सपीरियंस से भी हमें पता लगा, कोल्ड ईमेल्स भेजो प्रोफेसर्स को। कैसे? या तो उनकी खुद की वेबसाइट होएगी, वो रिसर्च कर रहे होंगे तो उनकी अपनी लैब्स की वेबसाइट्स होंगी, या यूनिवर्सिटीज़ के वेब पेजेस पे भी उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। बहुत सारे प्रोफेसर्स ईमेल्स को इग्नोर कर देंगे, कुछ आपको रिप्लाई बैक करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप देखो कि वर्लीन को भी मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड से ऑफर आया था एक्सेप्टेंस का। तो अपना जो होराइजन है वो सिर्फ टोरंटो, वैंकूवर या मॉन्ट्रियल तक सीमित ना रखो। सारे शहरों में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर जगह देखो भी कहाँ कहाँ किस जगह पे आपके फील्ड से रिलेटेड रिसर्च हो रही है, वहाँ पे प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करो। मेक श्योर कि हर प्रोफेसर को आप पर्सनलाइज्ड ईमेल लिख रहे हो। ऐसा ना लगे कि आप एक ईमेल लिखी आपने और आप सभी प्रोफेसर्स को भेज रहे हो। बिल्कुल जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना, क्योंकि एक्चुअल में ये जॉब ही है। जब आप किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च कर रहे हो और आपको मास्टर्स डिग्री मिल रही है अपना थीसिस कंप्लीट करके, टेक्निकली आप उस प्रोफेसर के साथ जॉब कर रहे हो, उन्हीं के फील्ड में रिसर्च में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो और अपने थीसिस भी लिख रहे हो। सो कंसिडर इट अ जॉब। और जैसे जॉब में
होता है आपको हर हायरिंग मैनेजर रिक्रूटर को एक पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखनी पड़ती है कि वो क्या करना चाहते हैं, आपने क्या किया हुआ है। सेम रिसर्च में भी ऐसा ही होता है। अब मैं पॉडकास्ट के डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन फाइनली जब आप इंटरव्यू तक पहुँचोगे तो उसमें जो आपने पहले से जो प्रोजेक्ट्स किए हैं या जो थीसिस भी अगर होपफुली पब्लिश किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी किया तो जो भी आपने चीज़ें की हैं उनके अगेन एज आई सेड रिसर्च कंपोनेंट्स वहाँ हाईलाइट करो। वर्लीन ने भी ऐसा किया था। होपफुली तभी सारी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस कर ली जाएंगी ताकि आपको भी एश्योरेंस हो कि हाँ आपकी जेब से कोई ट्यूशन फ़ी की तरफ कोई पैसे नहीं जा रहे, लेकिन काफ़ी हद तक लिविंग एक्सपेंसेस भी खुद निकालने पड़ सकते हैं। उसके लिए ऑन कैंपस भी, जैसा मैंने कहा, जब भी आप रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए आते हो तो वो GAs, TAs, टीचिंग असिस्टेंटशिप्स, ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप्स, इन चीज़ों के लिए भी वो सारे प्रोग्राम्स और उनके स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं MMB के लिए आया था, मास्टर ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, वो कोर्स बेस्ड प्रोग्राम था, वो थीसिस बेस्ड प्रोग्राम नहीं था। तो हम जो स्टूडेंट्स MMB कर रहे थे वो GA, TA जैसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड मास्टर स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। और ये ऑन कैंपस जॉब कंसिडर होती है तो इसके आवर्स भी आपके ऑफ कैंपस में काउंट नहीं होते। तो आपको GA, TA की अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और उसमें पे भी काफ़ी अच्छी होती है तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ से निकल जाते हैं। और जो ऑफ कैंपस अगर आपने काम करना है तो इट्स योर चॉइस, क्योंकि टेक्निकली अब आपको पैसों वाली कोई ज़रूरत तो खास है नहीं। तो ये सब कुछ है मोटिव मेरा बताने का आपको कि अगर आप शुरू से थोड़ी सी प्लानिंग कर लो ना, और अगर आप चाहते हो, देखो 12th के बाद भी डायरेक्ट आने की ऑप्शंस तो हैं ही, लेकिन एज आई सेड के कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ऐसे हों जिनको कंप्लीटली शुरू से लेकर एंड तक अपनी फ्री में एजुकेशन करनी है और कनाडा भी फ्री में ही आना है। तो कंसीडर दिस वीडियो एज अ मोटिवेशन फॉर यू टू रिसर्च अबाउट दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक मैंने ऐसे ही पहले भी कॉन्वर्सेशन की थी समीर के साथ। समीर भी यहाँ पे इंटर्नशिप पे आए थे माईटेक्स के थ्रू। तो कहने का मतलब ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे फ्री में पढ़ने। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी पेशेंस के साथ ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी आ सकती है। सो दैट्स इट and I hope it helps. So I think this is something which most people don't know, that universities in Canada do accept 3 years of undergrad degree from India. But if it is from a NAC A graded or higher level graded colleges. So if you're wondering what is NAC, NAC is a National Assessment and Accreditation Council, which is created by UGC, and it assesses and accredits colleges and ranks them according to their specific objectives. So talking about my experiences, I didn't have any, previous research or publications before my undergrad or during my undergrad, but I had good amount of voluntary experiences and some lab courses which I had done during the BSc. Yeah. So one thing I would say is don't trust agents and educational consultants. So okay. I had this very bad experience of contacting them. Everyone is going to tell you that you're not eligible to apply after 3 years degree. It is kind of impossible to go for a master's. But I think websites are very detailed, and I used to email the graduate department for even some simple basic doubts, and they were very helpful and often very quick to reply.